आप देख रहे हैं ट्रिक फॉर सिविल्स। आज की वीडियो में हम 2024 प्रीलिम्स पेपर की डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कैसे 2025 प्रीलिम्स में पीवाईक्यू से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप लोग साथ साथ में पढ़ते चलिए, सब समझ आएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेशवाज and arrange them in ascending chronological order। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है रघुनाथ राव राघोबा, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, पेशवास को हमें पहले कौन थे फिर उनके बाद कौन थे ऐसे अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ऑप्शंस के हिसाब से सबसे पहले जो पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ 1730 में, यानी कि 4 सबसे पहले आएगा। 4 सब किस ऑप्शन में सबसे पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया करेक्ट आंसर, मिल गया, हमने सही आंसर टिक कर दिया। इतना काफी है क्या? नहीं, हमें हर क्वेश्चन को डिटेल में लेना पड़ेगा, डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। पहली बात तो ये 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा था आयोग ने, 24 में फिर से वही रिपीट कर दिया, सिर्फ एक ऑप्शन को चेंज कर दिया। तो पूरी क्रोनोलॉजी में बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखो, पेशवाज होते क्या थे? पेशवा एक पोस्ट होती थी, सबसे हाईएस्ट रैंक जो होती थी वो तो छत्रपति होते थे, उसके अंडर होते थे, मान लो उनसे थोड़ा सेकंड हाईएस्ट रैंक पे होते थे, वो होते थे पेशवास। ठीक है, वो होते थे उनके प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उनको एडवाइस करते थे। और जो किंग होता था वो कौन होते थे? छत्रपति ही होते थे, जैसे कि शिवाजी महाराज हो गए। तो छत्रपति की एक काउंसिल होती थी जिसमें 8 मिनिस्टर्स होते थे, उनको बोलते थे अष्ट प्रधान। ठीक है, तो पेशवास क्या होते थे? उनके हेड होते थे। तो पहले पेशवा जो शिवाजी महाराज ने अपॉइंट किए थे वो थे मोरोपंत पिंगले। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा नहीं है, पर ये पहले हेरिडिटरी पेशवा है। इससे पहले क्या होती थी? पोस्ट होती थी, एलिजिबल पर्सन को वो अपॉइंट कर देते थे, पर इन्होंने क्या किया? हेरिडिटरी बनाया इस पोस्ट को। उसके बाद मतलब क्या हो गया? इनका बेटा बना, फिर उनका बेटा बना, ऐसा हुआ। जितने भी पहले पेशवास थे शिवाजी महाराज के टाइम पे, संभाजी राजाराम जी के टाइम पे, तो वो मराठी देशस्थ ब्राह्मण फैमिली से होते थे। पर बालाजी विश्वनाथ जी जो हैं वो किस फैमिली से थे? वो भट्ट फैमिली से थे। तो इतना आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्रोनोलॉजी देख लेते हैं इनका। ठीक है, सबसे पहले आए बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक। उसके बाद आए बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740। उसके बाद आए बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक। इन्हीं के दौरान थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है, इसके बाद आए माधवराव फर्स्ट 1761 से 1772। इसके बाद आए नारायण राव 1772 से 1773। रघुनाथ राव 1773 से 1774। फिर आए माधवराव सेकेंड 1774 से 1796। उसके बाद आखिरी पेशवा जो थे वो थे बाजीराव सेकेंड 1796 से 1802। क्योंकि इसके बाद 1818 में ब्रिटिशर्स ने पेशवाशिप को एबोलिश कर दिया था। वैसे तो मैंने सोचा था कि पूरा आपको जो ना 1674 यानी कि शिवाजी महाराज के टाइम से 1818 तक, मतलब जब तक पेशवाशिप एबोलिश नहीं की थी, पूरी क्रोनोलॉजी की स्टोरी बना के समझा दूं। पर मैंने सोचा कि पहला क्वेश्चन है ना, उसमें अगर इतना डीप गए, इतनी कहानी बनाई और हिस्ट्री है पहले तो आधे स्टूडेंट्स तो इसी में सो जाएंगे, तो मैंने फिर ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। पर ये क्वेश्चन 2023 में भी रिपीट हुआ है, तो अगर आपको कहानी से समझना हो, क्योंकि उससे ना अच्छे मतलब मेमोरी रिटेंशन अच्छा रहता है और याद रहता है, तो अगर आपको वही वो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं 23 का जब एनालिसिस करूंगी तो उसमें मैं पूरी स्टोरी बता के आपको अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, चलिए इतना हो गया आपके लिए। अब इसको करंट अफेयर से देखो। पेशवाज हैं, मराठा जो है बहुत फेवरेट चल रहा है आजकल, सारे एग्जाम्स में बहुत पूछ रहे हैं, यूपीपीसीएस का भी बहुत फेवरेट है। तो अब इसको करंट अफेयर से लिंक करके कैसे पढ़ना है कि करंट अफेयर्स में अभी रिसेंट में 2-3 दिन पहले ही आया है कि 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई है
मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसमें 12 फोर्ट्रेसेस हैं। ठीक है, 11 महाराष्ट्र में है और एक सिर्फ फोर्ट है जिंजी फोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। अब एक लिस्ट बना के सारे 11 फोर्ट भी लिख लो, हो सकता है किसी ऑप्शन में पूछ लें। ठीक है, इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सी नहीं है, जो भी रिसेंटली डिक्लेयर हुई है। ठीक है, तो पहला है रायगढ़, दूसरा प्रतापगढ़, पन्हाला, शिवनेरी, लोहागढ़, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खानदेरी और राजगढ़। हो गए 11। और 12th कौन सा है? जिंजी फोर्ट जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, करंट अफेयर्स भी हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड। There are references of numerous river ports in ancient India. Okay. There were large entry ports of goods and traffic. ठीक है, अब देखो इसमें बोल रहे हैं कि न्यूमरस रिवर पोर्ट्स का हमें रेफरेंस मिलते हैं एंशियंट इंडिया से। ठीक है, अब स्टेटमेंट को देखो, सबसे पहले हम कौन सी सिविलाइजेशन पढ़ते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो उसमें सब बहुत फेमस पोर्ट है एक लोथल, सब जानते हैं आप लोग, तो वो मिलता है हमें, पता है रिवर पोर्ट है। ठीक है, ऐसे ही पाटलिपुत्र जो है वो भी रिवर पोर्ट है, और पैठान जो भी करेंटली मतलब जो उसका प्रेजेंट नेम है पैठान, और उसका जो एंशियंट नेम था प्रतिष्ठान, वो भी एक रिवर पोर्ट है। तो ऐसे काफी सारे रिवर पोर्ट्स हमें मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट, जिनका रेफरेंस हमें मिलता है। अब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं देयर वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लो। वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। हाँ थे, स्टोर करते थे गुड्स को। ठीक है, उसमें क्या क्या होता था? स्पाइसेस, बीड्स, कॉटन, मेटल्स, तो ये सारा कुछ स्टोर करते थे और इसको ट्रांसशिप होता था। ये इनलैंड ट्रेड भी चलता था और ओवरसीज ट्रेड भी होता था, तो सब होता था। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी हो गया करेक्ट। तो बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। अब देखो इसमें से कुछ ऐसा कीवर्ड तो मिल नहीं रहा है कि जो इसमें से क्वेश्चन कुछ हम एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो इसलिए इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग सेम रूलर्स ऑफ बंगाल इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सेम फर्स्ट वाले जैसा है। ऑप्शन है बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन, विजय सेन। ठीक है, अब देखो सेन रूलर्स कब आई? पालास के बाद आए। पालास का जब डिक्लाइन हो गया उसके बाद आए हैं सेन रूलर्स। ठीक है, और कई जगह लिखा है कि मतलब इनके फाउंडर जो थे वो सामंत सेन थे, कई जगह नाम लिखा है कि हेमंत सेन थे। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन में, वैसे तो काफी मुश्किल है कि इतना हम लोग को डिबेट में नहीं पढ़ना है। सामंत सेन और हेमंत सेन दोनों आए तो सामंत सेन पे टिक करना है। ठीक है, नहीं तो फिर हेमंत सेन तो सबको पता ही है। तो सबसे पहले जो रूलर थे इनके वो थे हेमंत सेन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 एक ही ऑप्शन में है। तो इतना देखो इजी इजी बनाने, सिर्फ आपको फाउंडर भी पता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। यानी कि ऑप्शंस के हिसाब से सबसे पहले आए हेमंत सेन, फिर आए विजय सेन, फिर आए बल्लाल सेन, उसके बाद आए लक्ष्मण सेन। ठीक है, अब देखो ये रूलर्स हो गए, हो सकता है कि ऑप्शंस में कुछ और जो रूलर्स थे उनके नाम देके नेक्स्ट ईयर पूछ लें। तो जो है हमें पूरा क्रोनोलॉजी इनकी तैयार करनी है। ठीक है, अब टाइमलाइन आप लिखते जाओ। सबसे पहले आए हेमंत सेन 1070 से 1096। ठीक है, इसके बाद आए विजय सेन। विजय सेन कब से कब तक थे? 1096 से 1159। और ये सारे एडी हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और इनको विजय सेन को एक टाइटल इन्होंने खुद को लिया हुआ था, परम भट्टारका महाराजा धीराज। हो सकता है पूछने एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद आए बल्लाल सेन 1159 से 1179 एडी। ओके, इसके बाद आए लक्ष्मण सेन 1179 से 1204 सीई।
और लक्ष्मण सेन के शासन में ही तुर्को अफगान इन्वेजन हुआ था अंडर बख्तियार खलजी। ठीक है, यानी कि बख्तियार खलजी ने क्या किया था, आक्रमण किया था। इसके बाद आए विश्वरूप सेन 1204 से 1225 और सबसे लास्ट है केशव सेन 1225 से 1230। ठीक है, पूरी टाइमलाइन हमें समझ में आ गई। और एक बार मैप से और समझ लेते हैं कि कहाँ थे ये। ठीक ठाक ही बन गया। चलिए, सेन रूलर्स कौन से एरिया में थे वो समझ लेते हैं। तो सेन रूलर्स थे हमारे इस एरिया में। बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया था ये, और बंगाल का पोर्शन, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल का कुछ पोर्शन, ये इस एरिया में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू बैरम खान। Akbar gave the title of Khane-Khana to Bairam Khan. Okay. दूसरा स्टेटमेंट है, दिस टाइटल वॉज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। ओके, पहले बोल रहे हैं कि अकबर ने दिया था ये टाइटल, दूसरा बोल रहे हैं कि जब वजीर बने तब नहीं दिया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1556 में अकबर जब मुगल एम्परर बने और बैरम खान को उन्होंने क्या अपना वजीर अपॉइंट किया, तो उसी वक्त जो है उन्होंने उनको क्या दिया था, खाने खाना की टाइटल, खाने खाना का उपाधि, खाने खाना की उपाधि दी थी उसी वक्त जब उन्होंने वजीर बनाया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, अकबर गिव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खान, बिल्कुल करेक्ट है। और दिस टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, नहीं, ये भी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि इतना भी उन्होंने दे दिया था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ओनली वन। अब देखो यहाँ कीवर्ड कौन सा है, एक तो कीवर्ड हमें मिल रहा है अकबर, ये भी आयोग का फेवरेट है, मुगल पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मराठास पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अकबर एक तो काफी वास्ट टॉपिक हो जाएगा, जितना हम कवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन में उतना कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको काफी बेसिक चीजें तो पता ही होंगी कि इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी आगरा टू फतेहपुर सीकरी, कब से कब तक रही, 1571 से 1585 तक। ठीक है, और दो बुक्स जो हैं, एक तो अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी अकबर के ऊपर। ठीक है, जजिया एबलिश किया था, पिलग्रिम जो टैक्स था। ठीक है, ये नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। और इनके टाइम पे एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसमें महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, और उसका नाम क्या था, रज्मनामा। डिपार्टमेंट का नहीं, जो ट्रांसलेट किया था उसका नाम था रज्मनामा। ठीक है, अब करंट अफेयर से रिलेटेड एक चीज देख लेते हैं कि अभी कुंभ मेला हाल ही में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अकबर के टाइम पे कुंभ हुआ था। ठीक है, इन्होंने कुंभ कंडक्ट करवाया था अकबर ने, और इन्होंने नागा साधुस को ऑनर करते हुए इन्हें क्या दिया था, रॉयल एंट्री राइट्स दिए थे। और ये उनकी पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, और उसका नाम क्या था, सुलाहे कुल। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी हो गई, आप लोग साथ साथ लिखते जाना, नहीं तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं है इतना सब कुछ बताने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की, तो सबको पता है कि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो यानी कि 3 होना चाहिए सबसे ऊपर, 3 दो ऑप्शंस में, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। ठीक है, अब बचा 3 4, यानी कि 3 4 बोल रहे हैं कि यूपी के बाद है वेस्ट बंगाल की, फिर एक में बोल रहे हैं 3 के बाद 1, यानी कि यूपी के बाद है बिहार की। ठीक है, तो अब देखो
सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? यूपी की, फिर है महाराष्ट्र की, फिर है बिहार की। ठीक है, तो ऑप्शंस में महाराष्ट्र तो है नहीं, बिहार है, यानी कि यूपी के बाद क्या हो गया? बिहार। यानी कि 3142 हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब पॉपुलेशन वाइज हम और स्टेट्स भी लिख लेते हैं। सबसे ज्यादा किसकी है? यूपी की, फिर लिखिए महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। पर आंध्र प्रदेश कौन सा? अनडिवाइडेड, यानी कि तेलंगाना भी इंक्लूडेड है। उसके बाद है एमपी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा कहाँ है? हाईएस्ट है मेघालय 27.8%, लोएस्ट है नागालैंड 0.5%। ठीक है, सेक्स रेशियो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, पुराना डेटा है 2011 सेंसस, अब तो काफी चेंज हो गया, पर जब तक नया सेंसस नहीं आता तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, हाईएस्ट सबको पता है केरला में 1084। ठीक है, फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ओके, और लोएस्ट कहाँ है? हरियाणा में 879। ओके, अब डेंसिटी देख लेते हैं। स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है? बिहार में 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और लोएस्ट डेंसिटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश 17 पर्सन। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। अब लिटरेसी देखते हैं, लिटरेसी कितनी है? ओवरऑल इंडिया की 74.04%, मेल की है 82.14%, फीमेल 65.46%। ओके, अब देखो टॉप 3 स्टेट लिटरेसी वाइज है केरला, उसके बाद है लक्षद्वीप, फिर उसके बाद है मिजोरम। ठीक है, और बॉटम 3 जो स्टेट्स हैं, सबसे लोएस्ट लिटरेसी कहाँ की है? बिहार की, उससे थोड़ा ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, उससे थोड़ा ऊपर है राजस्थान। ठीक है, इतना हमने सेंसस का कवर कर लिया, बाकी किसी और क्वेश्चन में आएगा तो और कवर करेंगे। ठीक है, इतना काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस पे तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के भी डाला था, तो ठीक है फिर से कवर करते हैं इसको। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। एक साइड क्या दिया? रिपोर्ट्स दिए, दूसरी साइड दिए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं पहले क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, एमिशंस गैप रिपोर्ट। देखो बहुत फेमस रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, सबको पता है कि आईएमएफ रिलीज करता है। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत टेंशन वाली बात है। ठीक है, पर अगर आपको नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखो इधर, एमिशंस गैप रिपोर्ट। अब जब आप एमिशंस वर्ड सुनते हो तो सबसे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कार्बन एमिशंस। तो किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंट से। तो एक ही ऑप्शन में एनवायरमेंट है, यानी कि डी को मैच कर दिया हमने 2 से, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। तो D2 एक एक ऑप्शन में, ए में और बी में, तो बाकी दो को कट कर दिया। ठीक है, अब देखो ए तो 3 ऑलरेडी मैच हो गया, तो A3 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। अब देखो, हाँ 50-50 तो पहुंच गए, एटलीस्ट नहीं पता था कुछ तब भी पहुंच गए। अब क्या करेंगे कि देखो अभी हम ऑप्शंस देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, कुछ नहीं पता है। इतना पता होना चाहिए कि आईएमएफ क्या करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कंट्रीज की हेल्प करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में उसका इन्वेस्टमेंट से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो यानी कि सी को हम 1 से मैच नहीं करेंगे, तो सी को मैच कर दो 4 से। और यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट पढ़ो, यहाँ क्या बोल रहे हैं? ट्रेड डेवलपमेंट, तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेशन है, तो यानी कि सी का हमने कर दिया 4, तो बी क्या हो गया? 1। तो B1C4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इतना तो हमने कर लिया। अब आगे के लिए क्या करना है कि देखो ऑर्गेनाइजेशंस जो उन्होंने दिए हैं, अब रिपोर्ट्स ये पूछ ली हैं, हो सकता है इन ऑर्गेनाइजेशन की कोई और रिपोर्ट पूछ लें, तो हमें इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और तैयार करनी है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए आईएमएफ की। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो इन्होंने ऑप्शंस में ही दे दिए। दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, एक और रिपोर्ट है फिस्कल मॉनिटर। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट हो गई। अब इसके बाद आ गया यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये वाला, इसका लिखो
ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, फ्रंटियर रिपोर्ट, मेकिंग पीस विद नेचर। बाकी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि रिपोर्ट्स आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हो, सिंपल से नाम है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला क्या है हमारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसकी रिपोर्ट लिख लो। एक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, थर्ड है जेंडर रिपोर्ट्स और ह्यूमन सिक्योरिटी रिपोर्ट्स। इसके अंडर काफी सारी रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं। लास्ट है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट्स लिख लो। पहली है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरी है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तीसरी है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, चौथी है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, पांचवी है द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट्स कवर कर लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, consider the following events and arrange them in correct chronological order starting from the earliest to the last activity। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, और लास्ट ऑप्शन है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स दिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखो इसमें एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसका नाम बहुत सुना होगा बचपन से, तो ये बहुत पुरानी स्कीम है क्योंकि ये स्कीम कब आई थी, 1993 की स्कीम है, ये बहुत पुरानी स्कीम है। तो सबसे पहले कौन सी स्कीम हो गई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। एक ही ऑप्शन में तो ये हो गया इस हिसाब से। ठीक, आपको बाकी की कुछ नहीं पता थी, फिर भी आपको ये पता था कि सबसे पुरानी यही है, तो आपने इस बेसिस पे ये कर दिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन सी आई, देखो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर आई है 2 रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये कब आई है, 1995। ठीक है, इसके बाद आई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में, और उसके बाद आई है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001 में। माउस से लिखने में दिक्कत हो रही, अच्छा नहीं लिख पा रहा है। चलिए ठीक है, इतना तो हो गया। ठीक है, अब इस बेसिस पे अब कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स तैयार करें, पुरानी की सारी रटने बैठ जाए, नहीं कुछ कर लो। एक तो एमजी नरेगा बहुत फेमस है, ठीक है, कब आई थी, 2005 में। भाई कैसे लिख लेते हो लोग माउस से, मुझसे तो नहीं लिखा जा रहा है। चलो, एक तो ये हो गई। अब बाकी करंट अफेयर्स की कौन सी करनी है, तो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं सेपरेट वीडियो बना के करंट अफेयर्स की गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी करनी है, ठीक है, तो वो मैं बता दूंगी, ये आगे की वीडियोस में कवर करवा दूंगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, तभी हो पाएगा। ठीक है, अभी इतना इतना ही रखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 शो द नेम्स ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड ऑथर्स एंड देयर बुक्स रेस्पेक्टिवली, मतलब मैच दी फॉलोइंग है। ठीक है, एक साइड दी है इकोनॉमिस्ट ऑथर और दूसरी साइड दी उनकी बुक्स। अब देखो सबसे फेमस इसमें है एडम स्मिथ, उनकी एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि D4। अच्छा, D4 सारे ऑप्शन में है। ठीक है, डी तो 4 उन्होंने दे ही दिया है, तो फिर इसमें तो कुछ दिमाग लगाने नहीं। चलो ठीक है, बाकी ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। मिडल, हिर्शमैन, कार्लडोर। ओके, बुक्स के नाम है इकोनॉमिक थ्योरी इन अंडर डेवलप्ड रीजन्स, द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो इसमें एक जो बुक है इकोनॉमिक थ्योरी इन अंडर डेवलप्ड रीजन, ये बुक आपने सुनी जरूर होगी। ठीक है, ये किसकी बुक है, ये है मिडल की, यानी ए हो गया 1। ए को जैसे ही हमने 1 से मैच किया और हमें मिल गया आंसर, A1 एक ही ऑप्शन है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, सारी मिडल की बुक से याद करने बैठेंगे क्या, हिर्शमैन की सारी याद करने बैठेंगे, इनकी भी सारी याद करने बैठेंगे, नहीं। एडम स्मिथ की दो बुक्स बहुत फेमस है, एक तो उन्होंने यहाँ पूछ ली, एक और पूछ सकते हैं,
तो वो हम याद कर लेंगे, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लेके चलना पड़ता है कि हाँ भाई किस क्वेश्चन में कितना हमें फायदा मिल रहा है, कि हम उसमें इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये नहीं कि लगे पड़े हैं भाई 100 याद कर ली बुक्स और बुक्स ऑथर्स, नहीं आया एक भी क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। तब एडम स्मिथ की दूसरी बुक कौन सी है वो याद कर लो। लिखो नाम, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। हिंदी मीडियम वाले भी आप ऐसे ही लिख लो, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, क्योंकि नाम तो देखो इंग्लिश के ही हैं, बस इन्होंने हिंदी में ऐसे करके लिख दिया। बस एक ही याद कर लो, अब सारे नहीं रटने बैठना है, ठीक है। हम लोग करेंगे स्मार्ट वर्क, गधा मजदूरी नहीं करनी है, ठीक है। इतना ही रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल निश। इस पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो पहले से अपलोड किया था, तो ठीक है फिर से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो इकोलॉजिकल निश बहुत फेवरेट टॉपिक है, 2017 में आया है और 21 में भी आया है शायद। मतलब ये क्वेश्चन नहीं आया, मतलब टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब थीम बेस्ड आया है क्वेश्चन। तब देखो इकोलॉजिकल नीश होता क्या है, किसी भी स्पीशीज का फंक्शनल रोल एनवायरनमेंट में क्या है, यानी कि वो कहाँ रहती है, क्या काम करती है। और हर स्पीशीज की इकोलॉजिकल नीश क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो अब ऐसा हो सकता है कि किसी दो स्पीशीज की इकोलॉजिकल नीश सेम हो जाए, हाँ हो सकता है। तो अभी मान लो कोई भी स्पीशीज है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट खाती थी, दूसरी स्पीशीज आई वो भी वही खाने लगी, तो क्या हो गया, अब उन लोग को सर्वाइवल में क्या कंपटीशन बढ़ गया। तो इसलिए क्या हो गया, हर स्पीशीज की अगर नीश अलग अलग है तो जो है बढ़िया चलता है सब मजे में। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर वो तो बहुत काफी डीप हो जाएगा। इतना आप अभी समझ लो कि इकोलॉजिकल निश थोड़ा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, नॉट ट्रू बताना है, ट्रू नहीं बताना है, नॉट ट्रू। इस टाइप के कोई भी दिखा करिए कि नॉट ट्रू, और ये उस पर तुरंत सर्कल कर लो, अंडरलाइन कर लो, ताकि ध्यान रहे। कभी कभी बच्चे ना जल्दी में गलत पे टिक लगा दिया कि मतलब ट्रू, हाँ फटाफट हो गया, लो नहीं, नॉट ट्रू पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डोमिनेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल निश, ओके। दूसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ स्पीशीज बिकम्स लार्ज इन इकोलॉजिकल niche ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम if resources are sufficient, okay. Number of species becomes small in ecological niche if resources are sufficient, okay. Last option है the dominance of single species becomes minimum if the resource distribution is equitable in a habitat. अब देखो ट्रिक ये है कि देखो ऑप्शन बी में क्या बोला है, नंबर ऑफ स्पीशीज बिकम्स, यहाँ भी बोल रहे हैं नंबर ऑफ स्पीशीज बिकम्स, इधर बोल रहे हैं लार्ज, और यहाँ क्या बोल रहे हैं इसमें, एक जैसे दो ऑप्शन। एक तो सही है, अब एग्जामिनर ने क्या करा, मिलता जुलता दूसरा ऑप्शन बना दिया गलत। अब बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। इसलिए इन्हीं में से होगा आंसर। अब बाकी पे क्यों टाइम वेस्ट करना, हटाओ उसको। अब जरा सा कॉमन सेंस लगाना, आप बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्पीशीज बिकम्स लार्ज इन इकोलॉजिकल निश इफ रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। यहाँ पे भी सेम बोल रहे हैं, इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। तो रिसोर्सेज सफिशिएंट का मतलब क्या, रिसोर्सेज क्या क्या जरूरत होती है किसी चीज को जिंदा रहने के लिए, फूड, वाटर, सनलाइट, ठीक है। और क्या क्या चीजें हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही सब चीजें होती हैं बेसिकली। हाँ शेल्टर हो गया। अब आपको जब हर चीज अच्छी मिल रही है, खाना बढ़िया मिल रहा है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब बढ़ेगी या कम होगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। जब बढ़िया उनको घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सनलाइट बढ़िया मिल रही है, वाटर अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ पे ज्यादा स्पीशीज अट्रैक्ट होंगी। तो यानी कि स्पीशीज बिकम्स लार्ज, ये इस स्टेटमेंट हो गया करेक्ट, पर यहाँ क्या पूछा, नॉट ट्रू, तो यानी कि इसको करो गलत और ये हो गया सही। आ गया समझ, ठीक है। अब इससे हम क्या ही नोट्स बनाएंगे, तो कुछ इसमें कीवर्ड ऐसा है नहीं, इकोलॉजिकल निश था वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, फिर से मैच दी फॉलोइंग आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व स्टेट। तो देखो एक मैंने मतलब कॉमन सेंस वैसे तो याद ही कर लो, मलई देखो इसमें अगस्था मलई, ठीक है, मलई। और केरला में क्या बोली जाती है, मलयालम, मलयालम। तो मलई और मला, मतलब नाम से देखो एक तो, कि देखो ऑप्शंस क्या है, उड़ीसा दिया है, असम दिया है, मेघालय। अब अगस्ता मलई इस तरीके के नाम कहाँ होते हैं, साउथ इंडिया में तो होते हैं।
तो उस बेसिस पे एक ही स्टेट है साउथ इंडियन, तो मैंने क्या कर दिया, उसको मैच कर दिया, सी के वन को मैच कर, तो आंसर मिल गया डायरेक्ट। अब कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ चीजें तो हमें रटनी ही पड़ेंगी, जैसे कि बायोस्फेरिज्म। तो अब देखो मैप से इसको समझ लेते हैं। बहुत टैलेंटेड होते हैं लोग जो माउस से पूरा पूरा काम, मतलब पूरा पूरा अच्छा बढ़िया लिख लेते, कैलीग्राफी लिख लेते हैं लोग। इससे मैप नहीं बन रहा है, फिर भी ठीक ठाक। देखो मैंने ठीक ठाक बना ही दिया। चलिए ठीक है, चलो नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए बनाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ है, गर्दन में कौन सा स्टेट फंसा हुआ है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे आओ, यहाँ उत्तराखंड, थोड़ा सा बुरा बन गया, उत्तराखंड में कौन सा है, नंदा देवी। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आओ, इधर आ गए हम सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गए। सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ गए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, देहांग देबांग। फिर असम आ गए, यहाँ यहाँ असम है इस एरिया में। तो असम में एक तो यहाँ है मानस, और यहाँ पे है दिब्रू साइकोवा। ठीक है, उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ है मेघालय। मेघालय में है नौकरेक। ठीक, अब यहाँ आ गए हम वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में यहाँ कौन सी है, सुंदर, बस। ठीक है, और नीचे चलो, उड़ीसा आ गए हम। उड़ीसा पहुंचे, यहाँ कौन सा है, सिमली पाल। फिर साउथ में बड़े, आंध्र प्रदेश आ गया, यहाँ सैशा चलम। ठीक है, अब देखो यहाँ जो है, ये जंक्शन, यानी कि तीन स्टेट, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, उनके जंक्शन पे कौन सा है, नीलगिरी। ठीक है, अब उसके थोड़ा नीचे आए, यहाँ है अगस्था मलई। अगस्था मलई जो है, वो कौन कौन से स्टेट है, दो हैं। हमारे जो क्वेश्चन में पूछा था उसमें क्या था, एक केरला भी है, ये भी जंक्शन पे, केरला और तमिलनाडु के जंक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ इधर है श्रीलंका, और यहाँ क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, इतना हो गया। अब कहाँ चले, अब इधर चलो गुजरात। गुजरात में यहाँ है कच्छ, इसको ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं। ठीक है, अब अब चलते हैं सेंटर वाली पार्ट। महाराष्ट्र में कोई नहीं है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब देखो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि दो रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस। ठीक है, एक यहाँ है विंध्या, और उसके नीचे है सतपुड़ा। ठीक है, तो विंध्या में है पन्ना, यहाँ है पन्ना, और सतपुड़ा के ऊपर क्या है, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। ठीक है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे यहाँ है, मतलब ये रेंज मैंने थोड़ा आगे बना दिया, यहाँ जो है, यहाँ है अचानक मरकंटक। ठीक है, मेरे सारे कवर हो गए, सारे हो गए बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, ये एक बार रिवाइज हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और चल रहा है। अब देखो सबसे जो लार्जेस्ट जो है, वो बायोस्फीयर रिजर्व, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, इतना तो कम से कम याद आपको होना चाहिए। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। कहाँ है, ये रहा। ठीक है, स्मॉलेस्ट कहाँ है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट है ये कहाँ था, मेघालय। ये कौन सा है, नोकरेक। इतना आपको थोड़ा सा दिमाग में रिवाइज हो गया होगा, अगर आपको पहले से आती है। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो मैं सीरीज कंटिन्यू करने वाली हूँ। और आपको एग्जाम अक्टूबर में ना, प्रीलिम्स, उससे पहले ना आपकी पीवाईक्यूज ऐसे रट जाएंगे बिल्कुल दिमाग में, और आपको एक पेपर सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई इतने लोग देख रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के साथ।